हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से किसी भी दिए हुए लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के यूज से उसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है तारिक अनवर और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के यूज से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यानी यहाँ पर आपको दो इक्वेशन गिवन है जिसमें दो वेरिएबल है आपका एक्स एंड वाई, और इसको हम लोग किस तरह से मैट्रिक्स के यूज से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन, आपको ये दो इक्वेशन गिवन है। अब किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स में इसको अरेंज करेंगे ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स मानेंगे। लेट ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है मानते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो ये एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है इसका हम लोग इसमें अरेंजमेंट करेंगे। ये A1 B1 फिर ये आपका A2 और ये B2। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स मानेंगे जिसमें एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का, ठीक है। अब दूसरा हम एक मैट्रिक्स मानते हैं x, जिसमें हम लिखेंगे x एंड y, जो आपका यहाँ पर वेरिएबल्स है x एंड y। अब इसको आप कॉलम में ही क्यों लिख रहे हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर कॉलम में लिखने का मेरे पास एक कंडीशन है। क्या, जो ये मेरा मैट्रिक्स है ये जो हम माने हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है, और ये x जो मान रहे हैं इसमें दो रो और एक कॉलम है। तो ये जो x है इसका क्या है, 2 × 1 का है, इसलिए हम ऐसा कॉलम में लिखे हैं ताकि ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो, पॉसिबल हो। अगर सपोज इसी x को हम ऐसा लिख लेते x और y, अभी क्या है यहाँ एक रो और दो कॉलम है। तो जब यहाँ पर आप ऐसा लिखते, a का क्या है 2 × 2 है, x का क्या हो जाता 1 × 2, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम है, इसका नंबर ऑफ रो डिफर कर रहा है। इसलिए जो हम मैट्रिक्स x लेते हैं वो x और y यानी कॉलम में लेते हैं इस तरह से कि इसमें दो रो और एक कॉलम हो। क्यों? क्योंकि फाइनली ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई होके और जुड़ा हुआ है। तो अभी इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि ऐसा लिखने का लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गया कि हम ये रो मैट्रिक्स क्यों नहीं लेते हैं, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स में क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स A है वो 2 × 2 का है, तो जो मेरा मैट्रिक्स X होगा वो कितना होगा, 2 × 1 का। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये मेरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए और A × X जो होगा वो 2 × 1 का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक और मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे B। वो मैट्रिक्स B जो मानेंगे उसमें जो बाहर में आपका कांस्टेंट है C1 एंड C2, इसको भी कॉलम में रखेंगे। क्यों अभी हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से अभी हम क्या ले रहे हैं, चलिए एक चीज़ यहाँ पर फिर समझ लीजिए। जब ऐसा कर लेते हैं तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं ऐसे कि AX = B, ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, क्या ये लिखना आप जो लिखे क्या इसके बराबर है जो आप माने मैट्रिक्स AX B, उसके बाद फिर ऐसा लिख रहे हैं, क्या ऐसा लिखना सही है। तो चलिए एक बार पहले कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम इस चीज़ को, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। A मेरा मैट्रिक्स क्या है, ये मेरा A1 B1 फिर A2 और B2 है इनटू, उसके बाद फिर मेरा x जो है वो x क्या है, x × y है, और बराबर B लिख रहे हैं। B मेरा कितना है, C1 एंड C2 है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A1x अब प्लस करते हैं ये B1y, ऐसा हो जाएगा। हो गया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब सेकेंड रो से कॉलम का करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे लिखेंगे A2x और प्लस B2
वाई, और ये बराबर कितना है आपके C1 और C2 के। तो इस तरह से जब इक्वालिटी लगाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, यानी A1x प्लस B1y C1 के बराबर हो जाएगा, फिर A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 के बराबर हो गया। तो A1x प्लस B1y आपको C1 के बराबर हो जाएगा, फिर A2x प्लस B2y C2 के। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा 100%, क्या कि ये जो दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, जब उसको हम इस तरह से मैट्रिक्स मान रहे हैं, इसको मानने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो अब चलिए यहाँ से फिर हम x एंड y को कैसे सॉल्व करके निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर ax इज इक्वल टू b है, हमको x निकालना है, यानी सॉल्व करके हमको यहां से x एंड y निकालना है। तो x एंड y निकालना है मतलब को जो आपको यहां पर मैट्रिक्स दिया हुआ है ये x निकालना है, यानी इधर हमको x चाहिए। अब क्या कीजिए, आप इसमें दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a इनवर्स। a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ऐसा हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि a इनवर्स इंटू a कितना के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, यानी I के बराबर होता है। तो ये तो आपका I हो जाएगा, या फिर 1 के बराबर भी होता है, ये इसको हम 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से तो ये तो 1 हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो इस तरह से यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x निकालने के लिए a इनवर्स का जरूरत पड़ेगा और b से मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा, और a क्या है मेरा, जो इसका कोफिशिएंट है वही मैट्रिक्स है। अब फिर आपको मालूम है कि a इनवर्स कैसे निकलता है, तो a इनवर्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट और उसके डिटर्मिनेंट से उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग x निकाल लेंगे। तो ये था दो वेरिएबल के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स A लेना है जिसमें क्या होगा, x एंड y का कोफिशिएंट्स होगा। उसके बाद दूसरा जो मैट्रिक्स लेना है उसमें x एंड y को कॉलम में रखना है। थर्ड जो मैट्रिक्स लेंगे वो कांस्टेंट्स होगा, वो भी क्या होगा, कॉलम में ही उसको लिखेंगे, और इस तरह से फिर हम x यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट है 3 वेरिएबल्स के लिए, कि जब आपके पास 3 वेरिएबल्स किसी इक्वेशन में अगर x y z तीनों गिवन हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो सेम जैसे 2 वेरिएबल के लिए किए थे, 3 वेरिएबल्स के लिए भी वही करेंगे। यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, लेट एक मैट्रिक्स A मानेंगे, और जिसमें क्या होगा x y और z का जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे, A1 B1 C1, फिर आपका A2 B2 C2, फिर A3 B3 और C3। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड जो मैट्रिक्स लेंगे x, इसको कॉलम में रखेंगे, और कॉलम में रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ हम x y और z इस तरह से एक मैट्रिक्स ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और मैट्रिक्स लेंगे B, जिसमें हम क्या रखेंगे, जो बाहर में कांस्टेंट है आपका क्या, D1 D2 एंड D3। इसको सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उससे इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आपको मालूम है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला जो भी पोर्शन है आपका मिल जाएगा, यानी a इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना करना होगा, b। यानी आप मैट्रिक्स जो लिखे और ये जब इक्वेशन लिख रहे हैं, ये रिलेशन जब आप लिख रहे हैं, तो ये सारी बात आप जो इतना है बस इसको इसमें लिख दिए, आपका हो गया। ये जो लिखा हुआ है इसी को आप इतना में ही एक्सप्रेस कर दिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x निकालने के लिए अभी पीछे बताएं, a इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ से x जो निकल जाएगा आपका a इनवर्स, देखिए यहाँ पीछे में बताए थे ना, x निकालने के लिए क्या करना है आपको, a इनवर्स इंटू b कर लेना है। तो यहाँ से x जो आपका निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। फिर आपको मालूम है कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो a इनवर्स जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a बाई
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जो भी मैट्रिक्स ए होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए इन्वर्स चाहिए, और इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नीचे वाला टर्म, आपको मालूम होना चाहिए इन्वर्स में ये नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ से जो इक्वेशन लेते हैं कुछ और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स। ये आपको दो इक्वेशन गिवन है और आपको मैट्रिक्स के यूज से इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ए में क्या ले लीजिएगा आप, 5 2 उसके बाद 7 और 3, ये एक मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक और मैट्रिक्स लेना है एक्स, जिसमें हम कॉलम में एक्स एंड वाई को रखेंगे, और एक और थर्ड मैट्रिक्स हमको बी लेना है, जिसमें ये बाहर में जो कांस्टेंट है 4 और 5 इसको रख लेंगे इस तरह से। अब ये मैट्रिक्स लिखने के बाद फिर हमको क्या करना है, a इंटू एक्स जो होगा ये इधर का पोर्शन हो जाएगा आपका, जब b के बराबर करेंगे तो ये 4 और 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर जब x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a इनवर्स इंटू बी, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है a का इनवर्स। तो चलिए ये जो मैट्रिक्स a है पहले हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसका जीरो नहीं आना चाहिए। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 5 2 7 और 3, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 15 माइनस 14, तो 15 माइनस 14 जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी ये नन जीरो हो गया। नन जीरो हो गया मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये सेकेंड ऑर्डर का है तो इसका कोफैक्टर तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर के लिए हम क्या बताए थे आपको लेक्चर में, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ से ये 3 और 5 इसको भी इंटरचेंज कर दीजिए, ये 7 और 2, बस इधर में क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन लगा लेना है आपको, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस ये आपका कोफैक्टर हो गया। अब जब कोफैक्टर हो गया तब यहाँ से एडजॉइंट निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है उसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर आया उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। तो चलिए ये रो में है, एडजॉइंट ट्रांसपोज करने के लिए इसको हम रो को कॉलम में डाल देंगे, फिर ये भी रो है इसको कॉलम में डाल दीजिए, ये आपका एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट हो चुका है, डिटर्मिनेंट भी निकाल चुके हैं, तो आपको ए इनवर्स निकालना है। देयरफॉर यहाँ से जो आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 आया है, इसको अलग लिख रहे हैं 1/1। एडजॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, तो ये 1/1 1, मतलब ये इतना ही हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5। तो इस तरह से आपका ए इनवर्स निकल चुका है। अब चलिए यहाँ से, अब फ्रॉम 1 से 1 के यूज से अब हम लोग x निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इक्वेशन 1 से हम लोग x निकालेंगे। बहुत ही आसान है, बस क्या है इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और इनवर्स किस तरह से निकालते हैं इनवर्स निकालने आना चाहिए। ऑलरेडी इनवर्स पर लेक्चर हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह से निकालते हैं आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से, अब फ्रॉम 1 से देखिए क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स है, और ए इनवर्स आपका कितना आया, देखिए यहाँ 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5,
इंटू बी जो मैट्रिक्स है क्या है आपका 4 and 5 है। बी जो मैट्रिक्स है आपका 4 and 5 है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो कॉलम, बस यही तो है ही इसमें। 3 इंटू 4 12 प्लस -2 इंटू 5 इज -10। नेक्स्ट देख लेते हैं, -7 इंटू 4 -28 अब प्लस 5 इंटू 5 इज 25। तो इस तरह से ए इनवर्स का हम यूज कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहां से देख लीजिए ये कितना बच जाएगा आपका 12 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 2 और 28 माइनस 5 इज -3। ये कितना के बराबर है x के, और ये x क्या माने थे आप, x और y, यही तो आपका मैट्रिक्स था। अब देखिए इक्वालिटी, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 रो और 1 है, इसका भी 2 इंटू 1 का है, 2 इंटू 1 का है। तो इक्वालिटी लगा लीजिए, ये x के कितना के बराबर हो जाएगा 2 के, एंड y कितना के बराबर हो जाएगा 3 के। देयरफॉर फाइनल जो बहुत इजी था, क्या है इक्वालिटी अब यहाँ से लगा लेंगे, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और y जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा -3। तो इस तरह से हम x एंड y निकाल लेंगे। अब एक बार जब x एंड y का वैल्यू निकल चुका है तो इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या जो मेरा रिजल्ट आया है सही है या फिर गलत है। तो देखिए x का वैल्यू 2 है यहाँ, तो 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू -3 है, तो ये 10 अब -6 कितना 4 के बराबर है, यानी जो मेरा रिजल्ट आया है वो परफेक्ट है। चलिए अब इस पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, कितना है 4 kg आपके पास ऑनियन है, उसके बाद 3 kg वीट है एंड 2 kg राइस है, उसका कितना है 60 रुपीज़। यानी आपके पास 4 किलो, अब मार्केट गए वहाँ से आप 4 kg प्याज खरीद रहे हैं, 3 kg आप वहाँ से गेहूं खरीद रहे हैं, और 2 kg फिर आप राइस खरीद रहे हैं। जब ये सब चीज़ आप खरीद लिए तो आपको कितना कॉस्ट लगा उसका 60 रुपीज़। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर नेक्स्ट बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन। अब यहाँ पर ऑनियन कितना है 2 kg है, 4 kg वीट है एंड 6 kg राइस है, तो उसका कॉस्ट अभी कितना आ रहा है 90। इसका कितना था 60 था आपका, इसका कितना है 90 है, एंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इस कितना 70। यानी 3 आदमी हैं जो 3 तरह का परचेस कर रहा है, और 3 आपके पास आइटम्स है, क्या क्या है वो, ऑनियन है, वीट है और राइस है, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट केजी में ले रहा है वो। तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी 3 आदमी हैं, तीनों के पास 3 अमाउंट है, और वो तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ले रहा है आपको ऑनियन, वीट एंड राइस का। तो आपको बताना है कि मार्केट में जो आपका जो रेट है ऑनियन का, वीट का और फिर राइस का, वो आपको बताना है कि पर केजी उसका क्या कॉस्ट है, और इसको आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स के मेथड से। तो चलिए बस वही अपना पुराना टेक्निक, क्या है x मान लेंगे, y मान लेंगे और फिर z मान लेंगे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ऑनियन, ये मान लेते हैं ये x रुपीज पर केजी है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ ऑनियन के बाद आपका क्या है वीट है, इसका कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज पर केजी, एंड नेक्स्ट जो लास्ट है आपका वो राइस है, राइस का कॉस्ट मान लेते हैं z रुपीज पर केजी। जब ऐसा मान लिए तो अब आ जाइए, अब 1 बाय 1 हम जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उससे हम इक्वेशन तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन से लेते हैं। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, तो पर केजी का कॉस्ट x है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4x प्लस, ऐड करते जाना है कि और भी आइटम ले रहे हैं ना,
फिर उसके बाद 3 kg वीट, तो ये 3 और उसका कॉस्ट कितना है पर केजी का, y है, ये y हो गया, और प्लस ये कॉस्ट आ रहा है x रुपीज़ पर केजी है, 4 kg लिए कुछ कॉस्ट होगा। उसके बाद फिर 3 kg ले रहे हैं और वीट का जो कॉस्ट है। उसके बाद राइस कितना है, 2 kg है, तो 2 kg जब राइस ले रहे हैं और राइस का पर केजी का रेट कितना है, z है, तो ये टोटल अमाउंट हो गया। और ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है आपके 60 के इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह आगे जो है उसको लिख लीजिए। फिर 2 kg ओनियन है, यानी 2x और प्लस 4 kg वीट है, तो 4y एंड प्लस 6 kg ऑफ राइस है, तो 6 kg ऑफ राइस। इसका कॉस्टिंग कितना आ रहा है, देखिए 90 आ रहा है। नेक्स्ट आप देख लीजिए अगला क्या है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, यहाँ से 6 kg यानी 6 इंटू एक्स, फिर 2 kg वीट है आपका और प्लस 3 kg ऑफ राइस है, तो 3 kg ऑफ राइस, इसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, 70। तो इस तरह से आपके पास ये 3 इक्वेशन तैयार हो गया। क्या है, क्या किए हम, ऑनियन का जो कॉस्ट है x, ठीक है ना, जो कॉस्ट पर केजी का कॉस्ट है, अब जितना हम खरीद रहे हैं उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वीट का जो कॉस्ट है पर केजी का कॉस्ट, और कितना केजी ले रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर आपका राइस का जो कॉस्ट है पर केजी का और कितना ले रहे हैं वो सबको ऐड कर लेंगे, तो जो मेरा पैसा लगा है वही है, 60 है, 90 है और फिर 70 है। तो ये इस तरह से आपके पास 3 वेरिएबल में ये इक्वेशंस तैयार हो गया। अब इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स के लिए आपको मालूम ही है, ऑलरेडी बता चुके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स मानेंगे, लेट एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और इसमें क्या करना है, ये जो एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है उसका इसमें अरेंजमेंट कर देना है। तो 4 3 2, उसके बाद फिर देखिए 2 4 6, यहाँ से 2 4 6 एंड नेक्स्ट है 6 2 3, ये 6 2 एंड 3। तो ये एक मैट्रिक्स ए ले लिए। नेक्स्ट अब क्या करना है, एक इसमें जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड है उसके लिए एक मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए हम एक्स लेते हैं और इसमें कॉलम में एक्स वाई एंड जेड ले लेते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे मैट्रिक्स बी, उसमें क्या है, जो बाहर में जो कांस्टेंट है आपका 60 90 एंड 70, इसको लिख लीजिए 60 90 एंड 70। अब यहां से क्या करना है, अब इस दोनों, ये जो इक्वेशन आपको आया, अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको लिखना है। तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी यहां से a इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा, b। तो यहां से x हमको निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। अब इसी को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और a इनवर्स निकालना है, तो यहां से a इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका x निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां से a इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका मैट्रिक्स a आया है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कितना है, 4 4 3 एंड 2 है, 4 3 2, उसके बाद फिर है 2 4 6 एंड 6 2 एंड 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस और प्लस एक्सपेंड कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 को जब सिलेक्ट करेंगे, 4 को जब सिलेक्ट करेंगे तो ये और ये आपका छूटेगा 12 माइनस 12, ये 12 माइनस 12, उसके बाद -3 लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये और ये छूटेगा 6 माइनस 36, ये 6 माइनस 36 एंड प्लस ये 2 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ये, तो 4 माइनस 24, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 24। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ये 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया आपका, 6 माइनस 36 यानी -30 और बाहर में -3 है तो प्लस ये 90 हो जाएगा, और यहाँ से ये
-20 इंटू टू, -20 ये -40 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका 50 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपका 50 जो कि नॉन जीरो है, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेगा। जो भी एलिमेंट्स है उसका आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अब कोफैक्टर निकालते हैं। एक काम कीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 50 आया है, तो इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, जगह चाहिए यहाँ पे। तो आपके जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया था वो 50 आया था। डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 50 है। चलिए अब हम इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोफैक्टर के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबको लिख लीजिए एक बार कि कोफैक्टर ऑफ आपका 4 है, 3 है, उसके बाद फिर 2 है, नेक्स्ट आपका 2 4 6 है, 2 4 6 है, उसके बाद 6 2 और 3 है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं, ऐसे जल्दी हो जाएगा आपका। कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 2 एंड कोफैक्टर ऑफ 3। अब आपको मालूम है इसके लिए साइन पहले ही हम लोग डाल लेते हैं। थर्ड ऑर्डर का साइन किस तरह से लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से इसका साइन भी हम दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस इसके लिए माइनस, माइनस अल्टरनेट माइनस डाल दीजिए, हो गया। अब चलिए यहां से कैलकुलेट करते हैं 4 का कोफैक्टर ऑफ 4। 4 का कोफैक्टर इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 12 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12, ये आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के लिए, 3 का कोफैक्टर ये और ये छूटेगा आपका 6 माइनस 36, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 36 यानी प्लस 30 हो जाएगा। यहां से देखिए 6 माइनस 36 माइनस 30, बाहर में माइनस है वो प्लस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 के लिए, 2 का कोफैक्टर ये और ये छूटेगा आपका 4 माइनस 24, तो ये 4 माइनस 24 दैट इज माइनस 20 हो जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ 2 ये और ये छूटेगा 9 माइनस 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 के लिए ये और ये 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 ये माइनस 5 हो जाएगा। फिर 4 के लिए, 4 का ये और ये छूटेगा आपका 12 माइनस 12, ये 12 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा 0। कोफैक्टर ऑफ 6, ये 6 का कोफैक्टर ये रो और कॉलम छूटेगा 8 माइनस 18, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 18 यानी माइनस 10, तो ये प्लस 10 हो जाएगा आपका। फिर 6 के लिए ये और ये छूटेगा आपका 18 से और माइनस 8, ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 आपका कितना हो जाएगा, फिर वापस से 10 हो जाएगा। एंड कोफैक्टर ऑफ 2 ये रो और कॉलम छूटेगा 24 एंड माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा आपका 24 माइनस 4 माइनस 20, और लास्ट में बच रहा है 3 का जो कोफैक्टर होगा ये कॉलम और रो छूटेगा 4 इंटू 4 16 माइनस 6, 16 माइनस 6, ये आपका 16 माइनस 6, इसका यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, जगह नहीं है यहाँ पर, 10 आ जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा, 3 के लिए देख लीजिए ये और ये छूटेगा 16 माइनस 6 यानी 10 आ जाएगा। तो इस तरह से कोफैक्टर हो गया। तो चलिए कोफैक्टर को लिख लेते हैं, इसका मैट्रिक्स का काम हो चुका है। अब कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए कोफैक्टर ऑफ ए जो मैट्रिक्स ए है, अब उसके सभी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए 4 का कितना है 0, उसके बाद 30 है, उसके बाद माइनस 20 है, नेक्स्ट माइनस 5 0 10,
ये -5 0 एंड 10 और नेक्स्ट 10 10 0 30 -20, उसके बाद -5 0 और 10, उसके बाद 10 -20 एंड 10, ये आपका 10 -20 और 10। तो इस तरह से कोफैक्टर हो गया। अब जब कोफैक्टर हो गया है तो कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट। तो चलिए अब एडजॉइंट लिख लेते हैं यहां से। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए एडजॉइंट ए, जो कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 0 30 और -20, जो वहां रो है कोफैक्टर का उसको कॉलम में लिख दीजिए। एडजॉइंट हो जाएगा आपका -5 0 एंड 10 एंड नेक्स्ट है आपका 10 -20 एंड 10। तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब यहां से इनवर्स निकाल लीजिए। देयरफॉर जो आपका ए इनवर्स होगा कितना हो जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, 50 है, तो ये हो जाएगा 1/50 और एडजॉइंट जो आपका आया देखिए कितना 0 -5 10, ये 30 0 -20 और ये -20 10 एंड 10। तो इस तरह से ये आपका ए इनवर्स निकल के आ गया। जब ए इनवर्स निकालना है तो अब निकल गया, तो अब एक्स निकालने के लिए क्या करना है, अब आ जाइए फ्रॉम 1। तो अब इसका भी काम हो गया। तो अब देखिए फ्रॉम 1 से किस तरह से हम यहां से x निकालेंगे। देखिए फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स आपका आ गया 1/50, उसके बाद 0 -5 10, उसके बाद फिर आपका 30 0 -20, उसके बाद फिर -20 10 एंड 10 इंटू आपका बी जो मैट्रिक्स है कितना है 60 90 एंड 70। ये कितना है, ये 60 90 एंड 70। तो इस तरह से अब हम लोग फाइनल स्टेज पे हैं जहां से हम लोग x निकाल सकें। तो चलिए देखते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और x आपका यहां से निकल जाएगा। तो चलिए कितना है, ये 1/50। क्या करना है, रो कॉलम, एक ही कॉलम है उधर, बहुत आसान है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए करते हैं। 0 × 60 0 -5 × 90, तो माइनस ये आपका 450 और 10 और इंटू 70, तो ये 700 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये सेकेंड रो से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 × 6। एक काम करते हैं, यहां से आप 10 कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 × 60 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये 0, उसके बाद माइनस 1400 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब थर्ड रो से कॉलम में कर लेते हैं, तो -1200, 10 से करेंगे तो 900 एंड 10 से करेंगे तो फिर ये 700। तो यहाँ से ये 1/50, ये कितना हो जाएगा -450 और प्लस 700 है, तो ये 250 हो जाएगा। नेक्स्ट 1800 में से 1400 माइनस हो जाएगा, तो ये 400 आपका हो जाएगा। 900 प्लस 700 1600 माइनस 1200, ये आपका 400। अब यहाँ से क्या कीजिए, 50 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से भी 8 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम 50 से डिवाइड कर लेंगे
ये 588 हो गया। अब देखिए यहां से कि यहां से जो ये वैल्यू आया है ये किसका आया है, x का। x क्या माने थे आप, x क्या था, x जो था आपका वो था x y एंड z, यही था ना। और ये कितना आ गया आपको देखिए 588, यानी 588, यानी यहां से जो हो गया। आप अब यहां से क्या कीजिए, इक्वालिटी लगा लीजिए। x के कितना के बराबर हो जाएगा 5 के, y कितना के बराबर हो जाएगा 8 के, और z भी कितना हो जाएगा 8। तो फाइनली यहाँ से जो x का वैल्यू आ गया वो क्या आया 5, y का वैल्यू आ गया 8 एंड z का वैल्यू भी कितना आ गया 8। और ये x y z क्या था, रेट था। किसका रेट था, जो आपके क्वेश्चन में ऑनियन है, व्हीट है और क्या है, राइस है। तो इसका यही पूछा था, यानी x का रेट आपका हो गया रुपीज़ पर केजी, यानी जो ऑनियन था उसका रेट कितना था 5 रुपये केजी, और जो आपका व्हीट था y माने थे इसका 8 रुपीज़ पर केजी रेट आया, और इसका भी जो आपका राइस था इसका भी वेट। अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 केजी ऑनियन, तो 4 केजी यानी 5 रुपये केजी है, तो इसका 20 रुपया हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर 3 केजी व्हीट था तो इसका 8 रुपीज़ है, तो ये 24 रुपीज़ हो जाएगा, और प्लस 2 केजी राइस था तो इसका कितना हो जाएगा आपका 16। राइस का जो है 8 रुपीज़ है, तो 2 केजी का 16 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 40 अब प्लस 20 60 रुपीज़। तो ठीक है, ये 60 रुपीज़ आपका टोटल था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट वाले इक्वेशन को कैसे हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। जब इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो फिर वहाँ से मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर बाकी जो उसका प्रोसेस है उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6 if we multiply third number by 3 and add second number to it। तो वो कितना मिलता है हमको 11। by adding first and third number we get double of the second number, then find the number using matrix method। सेम क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है उससे हमको जो फॉर्म करना है, यहाँ नंबर फाइंड आउट करना है, वहाँ क्या था कॉस्ट निकालना। तो चलिए फिर वही है जो आपके पास नंबर पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट जो अपना नंबर्स है, नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड। अब आ जाइए क्वेश्चन से, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी ये जो तीनों नंबर आप माने हैं इसका सम कितना है 6 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये आपका एक इक्वेशन तैयार है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, तो आपके पास जो थर्ड नंबर है ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, और ये आपका थर्ड नंबर हुआ, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई 3, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, ये जो थर्ड नंबर है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए सेकेंड नंबर को, तो ये कितना के बराबर हो जा रहा है नंबर टू इट, वी गेट 11। यहाँ से आपको 11 मिल रहा है। बहुत आसान है, जो स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले क्या कर लीजिए कि नंबर मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड, जहाँ एक्स फर्स्ट हो जाएगा, वाई सेकेंड एंड जेड जो है आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये तीनों नंबर का जो सम है वो 6 के बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई जेड बाई 3 एंड एडिंग सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन भी आपका तैयार है। एंड लास्ट क्या बोल रहा है, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो आप फर्स्ट नंबर x को और थर्ड नंबर z को ऐड कर रहे हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तो डबल ऑफ सेकेंड नंबर। तो इस तरह से आप लिख लेंगे।
तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या करना है, अब यहीं से आप, अब देखिए ये ऊपर का स्टेटमेंट भूल जाइए, अब यहाँ से भी आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ दे सकते हैं अगर आपको समझ है तो। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो नंबर फाइंड आउट करना है, 3 नंबर आपको फाइंड आउट करना है इस तरह से कि ये तीनों नंबर का सम क्या है, 6 है। फाइंड द नंबर्स इन विच द सम ऑफ नंबर्स 3 नंबर्स आर कितना, 6। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। ये सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इफ वी ऐड थर्ड नंबर विथ फर्स्ट नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर। हो गया, बहुत सिंपल सा था। इस तरह से आप इसको प्रॉपरली समझे। ये स्टेटमेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक रहता है यहाँ से। तो चलिए अब इसी को थोड़ा हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। क्यों रीअरेंज करने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ इक्वेशंस में कुछ टर्म्स आपका मिसिंग है। इसमें देखिए एक्स मिसिंग है, तो एक्स मिसिंग है तो हम इसको लिख लेते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ x है, y इधर है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। x इधर ले आइए तो -2y एंड प्लस z इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। तो फिर आपके पास 3 इक्वेशन तैयार है। फिर क्या करना है, यहाँ से आप एक मैट्रिक्स A लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 1 1। सेकेंड जो रो लिख लेंगे यहाँ से 0 1 3 0 1 3 और फिर 1 -2 एंड 1। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए मेरा तैयार है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड मैट्रिक्स लेंगे x, जिसमें हम लोग किसको रखेंगे, वेरिएबल्स को x y एंड z को रखेंगे। एंड एक और लास्ट जो मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स जो लेंगे तो मैट्रिक्स B ले लेते हैं, और उसमें हम किसको रखते हैं, जो बराबर के इस साइड में है, जो कांस्टेंट है आपका 6 11 एंड 0। इतना करने के बाद अब क्या करना है हमको, यहाँ से x निकालने के लिए आपको मालूम है ये क्या होता है, A इनवर्स इंटू B। बस इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से A इनवर्स निकालने के लिए फिर से आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इस पर जो हम पीछे जो क्वेश्चन किए थे यहाँ पे, अब यहाँ से मेन आपका जो इम्पोर्टेंट यही सब काम करना है। यहाँ से मेन आपका जो था यहाँ पर करना कि ये इक्वेशन तैयार कर लेना, जो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से क्या था, हमको ये इक्वेशंस तैयार करना था। ठीक है, अब इसी को अरेंज करके इस तरह से हम कर लीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है आपका। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से बोल रहा है कि A एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड A इनवर्स, यहां से A इनवर्स निकालिए एंड यूजिंग A इनवर्स, उस A इनवर्स को यूज करके आप सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए, ये जो A दे रहा है आप यहां से थोड़ा गौर से देखिए। आप यहां से तो ये जो इक्वेशंस है इसी का कोफिशिएंट है। ये देखिए 2 - 3 5 2 - 3 5 यानी 3 2 - 4, ठीक है, 1 1 -2, यानी ये जो A मैट्रिक्स है। आप क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न को चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या कर लिया है, पहले से एक मैट्रिक्स दे दिया, उसके बाद A इनवर्स निकालिए, तब इसको सॉल्व कीजिए। भैया जब इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, A इनवर्स निकालते ही हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो घबराने की बात नहीं है। क्या करना है, यहाँ से जो मैट्रिक्स गिवन है, चलिए ऐसा बोल रहा है कि पहले आप A इनवर्स निकालिए, यहाँ से तो निकाल लेते हैं पहले A इनवर्स, तब हम इस इक्वेशंस पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है जो मैट्रिक्स मेरा गिवन है। क्या है, 2 - 3 5, उसके बाद 3 2 - 4 1 1 एंड -2। बस इनवर्स निकालने का अपना पुराना फंडा, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, 1 1 एंड -2। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं।
2 को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये और ये छूटेगा, -4 एंड माइनस माइनस +4, -4 और ये +4 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है और एक्सपेंड करते समय क्या लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस और प्लस साइन लेते हैं, है ना। अब ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यहाँ आपका 3। नेक्स्ट ये और ये छूट जाएगा आपका, ये -6 एंड +4, -6 एंड +4। नेक्स्ट +5 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से 5 को सिलेक्ट कीजिए, तो ये और ये छूट जाए आपका 3 - 2, ये 3 - 2। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो 0 हो गया आपका, 0 प्लस यहाँ से हो जाएगा -6 एंड +4, -2 × 3, ये आपका हो जाएगा -6, ये -6 एंड ये 3 - 2 1, यानी ये 5 हो जाएगा, यानी फाइनली -1 जो कि नॉन जीरो है, तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, इसका वैल्यू आपको -1 आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ से हमको इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको इनवर्स कोफैक्टर चाहिए। तो चलिए देखते हैं कोफैक्टर निकालने का वही अपना पुराना फंडा, क्या पहले जो भी एलिमेंट्स है उसको एक बार लिख लीजिए, ऐसे जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, अब देखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर है, उसके बाद -3 है, उसके बाद 5 है, नेक्स्ट आपका 3 है, उसके बाद 2 है, -4, उसके बाद 1 1 -2 1 1 और ये -2, ये सबका कोफैक्टर ऑफ 3 हो गया, कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ -4, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 एंड कोफैक्टर ऑफ 2। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट्स है उसका हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। कोफैक्टर ऑफ यहाँ से 1 और कोफैक्टर ऑफ 2, -2 है तो -2 लिख लेंगे। अब आ जाइए, कोफैक्टर निकालने से पहले क्या करते हैं, जो अल्टरनेट हम यहाँ पे इसका साइन दे देते हैं। आपको मालूम है कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर एक माइनर है विथ प्लस माइनस साइन, तो कोफैक्टर इज अ साइंड माइनर। चलिए अब निकालते हैं कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर देख लेते हैं यहाँ से, ये और ये छूटेगा, -4 +4, ये -4 और +4, ये कितना हो जाएगा 0। कोफैक्टर ऑफ -3, ये और ये छूटेगा आपका -6 +4, तो ये आपका -6 +4 हो जाएगा, यानी +2 बच जाएगा आपके पास। -6 +4 -2, माइनस बाहर से है, प्लस हो जाएगा वो। कोफैक्टर ऑफ 5, ये और ये गया आपका 3 - 2, ये 3 - 2 दैट इज 1। नेक्स्ट आपका कोफैक्टर ऑफ 3, ये और ये, तो -+6 हो जाएगा, 6 - 5, यहाँ से 6 - 5, ये -1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 2 का कोफैक्टर, ये और ये छूटेगा, ये -4 - 5, -4 - 5 दैट इज -9। नेक्स्ट -4 के लिए ये और ये आपका छूटेगा, 2 - -3, यानी 2 + 3, यानी ये -5 हो जाएगा। 3 और बच रहा है, देख लेते हैं इसका, ये और ये आपका जाएगा -3 - 4 +12 - 10, यानी 12 - 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 1 के लिए ये और ये छूटेगा आपका -8 - 15, -8 और -15, यानी 23। 1 के लिए ये और ये छूट जाएगा, ये -8 और -15, ठीक है, +23 हो जाएगा। लास्ट में -2 के लिए ये 4 + 9, ये 4 + 9, ये कितना हो जाएगा 13। तो चलिए कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का हो गया, तो लिख लेते हैं। देयरफॉर आपका ये कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर कितना कितना आ गया देख लीजिए, 0 2 1, 0 2 1, -1 -9 -5, -1 -9 -5,
5 एंड 2 23 13, 2 23 और 13। जो भी क्वेश्चंस है सब में एक ही काम करना है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स अच्छे से अगर मालूम है तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इनवर्स यूज करना है और दूसरे क्या, मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ से यूज कर लेना है। तो इस तरह से कोफैक्टर आपका निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट देखते हैं क्या होगा। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा, जो आपका एलिमेंट्स रो में है उसको कॉलम में डाल दीजिए, 0 2 1, उसके बाद -1 -9 -5 2 23 एंड 13। ये आपका एडजॉइंट हो गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकला हुआ है, तो अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। देयरफॉर यहाँ से ए इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, इधर ही लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -1 है, एडजॉइंट ये है, तो -1 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो सब में डिवाइड हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 0 -1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये +1, ये -2 +9 -23, ये -1, ये 5 और ये -13। तो इस तरह से आपका ये ए इनवर्स भी निकल कर आ गया। तो ए इनवर्स निकाल लिए। अब इसका यूज हमको करना है जो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेंगे। लेट मैट्रिक्स, ये तो क्लियर है कि इसका जो कोफिशिएंट है वही जो मेरा मैट्रिक्स ए था वही है। देखिए ए कितना है आपका, 2 -3 5 3 2 -4 एंड 1 1 -2। ये तो यही मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स बी जो लेंगे, बी एक्स ले लेते हैं पहले। एक्स जो लेंगे उसमें क्या है, एक्स और वाई, जो इसका एक्स वाई एंड 3 है ना, एक्स वाई और जेड लेंगे यहाँ, एक्स वाई एंड जेड लेंगे इसमें। और एक और मैट्रिक्स ले लेंगे बी में क्या लेंगे, जो इसका बाहर में जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट है 11 -5 एंड -3 हो गया। अब हमको इसको यूज कर, अब आपको मालूम है कि ए एक्स क्या होता है मेरा, ए इनवर्स इनटू कितना, बी। तो यही आपका यहाँ से ए इनवर्स और इनटू बी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमको क्या करना है, एक्स निकालना है। तो एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। अब चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ए इनवर्स तो हम निकाले ही हुए हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हमको एक्स निकालना है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स निकला हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये एक्स, ए इनवर्स ये है इंटू बी देखिए बी मैट्रिक्स क्या है, 11 -5 -3। तो यहाँ पर इंटू में आप ले लीजिए इसको 11, उसके बाद -5 -3, तो -5 एंड -3। बस यहाँ से अब सिर्फ आपके पास x बच गया है, उस x को आप निकाल लीजिए। सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस भी सेम है, बस क्या है यहाँ पहले ही इनवर्स आपसे निकलवा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स तो हमको सॉल्व करने के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ से। 0 × 11 0, 1 × -5 इज -5, -2 × -3 ये +6 हो जाएगा, -2 × 11 -22, 9 × -5 इज -45, 23 और 3 से हो जाएगा तो ये 69,
फिर -1 इंटू 11 इज -11, 5 इंटू -5 इज 25, अब माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 3 इज 39, 39 होगा 69 नहीं, ये आपका 39। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 67, तो यानी आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 36, तो 3 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा नंबर आ गया। यानी कहने का मतलब जो x आपका कितना आया 1 2 3, और x क्या माने थे, x क्या था मेरा मैट्रिक्स, x y और z था, ये बराबर हो जाएगा 1 2 3 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x इक्वालिटी कर लीजिए, x कितना के बराबर 1, y कितना के बराबर 2 और z कितना के बराबर 3। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या है यहाँ भी इन्वर्स तो है ही इसमें, बिना इन्वर्स के आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यूज द प्रोडक्ट, यानी ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका प्रोडक्ट यूज करके उसके बाद इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है लिख लीजिए, पहले इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 1 -1 2 0 2 -3 -3 -2 एंड 4 इनटू, और सेकेंड जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो -2 0 1 9 2 -3 6 1 एंड -2 बोला इसका प्रोडक्ट करने के लिए। तो चलिए इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं प्रोडक्ट, रो को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम 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 में कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 इज -2 प्लस -1 इंटू 9 इज -9, 2 इंटू 6 इज 12 हो गया फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करते हैं। तो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस -1 इंटू 2 इज -2 एंड 2 इंटू 1 इज 2। नेक्स्ट करते हैं अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में। 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू -3 इज +3 एंड 2 इंटू -2 इज -4। नेक्स्ट देख लेते हैं, 0 इंटू -2 इज 0, 2 इंटू 9 इज 18, -3 और +6 इज -18। अब फिर इसी से सेकेंड रो में जाते हैं। 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4 एंड -3 इंटू 1 इज -3। नेक्स्ट देख लेते हैं, 0 इंटू 1 इज 0, 0 2 इंटू -3 इज -6, अब -3 इंटू -2 तो ये +6 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 इंटू -2 -6 -2 ये -18 हो जाएगा, 4 एंड इंटू 6 ये 24 हो जाएगा। 3 इंटू 0 इज 0, -2 ये -4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 3 इंटू 1 इज 3, -2 इंटू -3 इज +6 एंड 4 इंटू -2 इज -8। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -2 -9 -11 और +12 तो 1 बचेगा। ये -2 + 2 0 एंड 1 + 3 4 एंड -4 इज 0। फिर -18 + 18 ये 0 हो जाएगा, 4 - 3 1 एंड -6 + 6 आपका 0 हो जाएगा। -6 एंड -18 -24 और +24 इज 0, -4 + 4 यहाँ से 0 हो जाएगा, और ये 6 + 3 9 -8 इज 1। यानी ये आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। 1 0 0 0 1 0 क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आपको मालूम है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। तो इससे ये जो प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ पर गिवन था, इससे ये बात आपको निकल के आ रहा है क्या,
कि ये एक जो मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इनवर्स के साथ। अब इस यहां से डिसाइड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है और कौन इसमें इसका इनवर्स है। तो चलिए देखते हैं। इसको डिसाइड करने के लिए आपके पास जो यहाँ इक्वेशंस गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन? देखिए यहां से जो आपका गिवन इक्वेशंस है यहां से उसको देख लेते हैं क्या है वो। ये आपका है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड जो दिए हुआ है आपका इक्वेशन 2y माइनस 3z, x नहीं है उसमें, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। एंड द लास्ट इक्वेशन जो है आपका 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब यहां से सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जो भी x और x y z का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग एक मैट्रिक्स में कलेक्ट कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1 है, y माइनस 1 है, और ये 2, फिर ये 0, 2 माइनस 3, और यहाँ से ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, एंड ये 4। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग x लेते हैं। x में क्या करते हैं? x, y एंड z को कलेक्ट करते हैं। और एक मैट्रिक्स हम लोग b ले लेते हैं। तो चलिए b यहां पर लिख लेते हैं। b आपका ये जो बाहर में 1 1 एंड 2। तो इस तरह से अब यहां से आप देख पा रहे हैं a कितना है मेरा? 1 माइनस 1 2। देखिए 1 माइनस 1 2, उसके बाद 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 एंड 4। तो कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आपका, ये जो मैट्रिक्स है ये आपका मैट्रिक्स ए हुआ, और ये जो मैट्रिक्स हुआ ये इसका इनवर्स हुआ। यानी यहां से हम क्या किए? जो प्रोडक्ट आपको गिवन था उस प्रोडक्ट का पहले हम किए, तो यहां से ये मिल गया कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये जब डिसाइड हो गया कि आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें, यानी जो मैट्रिक्स है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। तो यहां से हम ये जो इक्वेशन गिवन था उसको लिख लिए। यहां से ए डिसाइड हो गया, तो ए मेरा ये था, और इससे इनटू जो हो रहा है यही मेरा ए इनवर्स है। यानी ये जो मैट्रिक्स है आपका ये इनवर्स गिवन है। बस जैसे ही जब इनवर्स हो गया तो अब देखते हैं कि अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां से ये आपका इनवर्स हो गया। ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये इनवर्स है। अब आइए यहां से ये जो इक्वेशन से जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? नाउ अब देखिए क्या करना है। आपको मालूम है कि a इंटू एक्स ये कितना के बराबर हो जाएगा? b के। तो यहां से जो x निकलेगा वो क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू b। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए इनवर्स आपको डिसाइड हो चुका है कि मेरा इनवर्स क्या है। तो इनवर्स आपका क्या है यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर आपको माइनर कोफैक्टर ये सब करने का जरूरत नहीं है। ये सेम क्वेश्चन को यहां पे पूछने का 2-3 पैटर्न है जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये एक नया पैटर्न था जिसमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना था और वहां से आपको डिसाइड करना था कि इनवर्स क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। ये आपका जो मैट्रिक इनवर्स है ये कितना है? -2 0 1 9 2 -3 6 1 एंड -2। ये इनवर्स हो गया। एंड बी जो मैट्रिक्स है आपका कितना है? देखिए 1 1 एंड 2। बस अब इसी को आप प्रोडक्ट कर लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? देखिए -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 0 इंटू 1 इज 0 एंड प्लस 2 इंटू 1 इज 2। नेक्स्ट देखते हैं 9 इंटू 1 इज 9 2 इंटू 1 इज 2 -3 इंटू 2 इज -6 6 इंटू 1 6 1 इंटू 1 इज 1 एंड -4। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2 इज 0 9 प्लस 2 11 -6 यानी ये 5 हो जाएगा एंड 7 -4 इज 3। तो इस तरह से जो x का वैल्यू -2 0 एंड +2। ठीक है। तो चलिए यहां से x क्या है आपका? x का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया? ये 0
5 एंड 3। x क्या है यहां देख लीजिए, यही था आपका x, तो x के जगह पर हम लिख लेंगे x y एंड z, और यहां से ये इक्वल हो जाएगा आपका 0 5 एंड 3। इक्वालिटी लगा लीजिए यहाँ पे मैट्रिसेस का, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 0, y का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 एंड z का वैल्यू 3। तो 0 5 एंड 3 हो गया। तो इस तरह से इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरा जो x y और z का जो वैल्यू आया है क्या सही है। x का ये जो पहला इक्वेशन है, x का वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, y का वैल्यू ये -5 एंड +2z, z का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, यानी -5 + 6 + 1 जो कि 1 के बराबर है, सही है। तो इस तरह से क्या है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन था उसका यूज करके हम यहाँ से a डिसाइड कर लिए। पहले तो इसका हम प्रोडक्ट लिए थे, a डिसाइड हो गया, और रिजल्ट प्रोडक्ट क्या आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, तो वहां से फिर हम a इनवर्स को इसमें डिसाइड कर लिए। तो इस तरह से जो भी इसमें क्वेश्चंस आपको कराया गया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही ये सब आपको आसानी से समझ में आएगा और एक क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लो बनेगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह से हम लोग क्रैमर्स रूल में देखे थे कि जो इक्वेशंस गिवन होता था वहां से हम x y और z निकालते थे, और वहां से हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में जाने थे। तो यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो भी है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी लीनियर इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स में जो यूज कर रहे हैं हम, इनवर्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्ट होने का और इनकंसिस्ट होने का क्या कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं कि क्रैमर्स रूल में क्या करते थे। क्रैमर्स रूल में वहां पर हम क्या करते थे, x निकालते थे। x के लिए क्या था फॉर्मूला, Δ1/Δ, y निकालने के लिए Δ2/Δ, और z कैसे निकालते थे, Δ3/Δ। अब वहां पर पहला कंडीशन था कि अगर डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा नीचे में है, नॉट इक्वल टू 0, जब नॉट इक्वल टू 0 होता था तो यहाँ पर जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था। कंसिस्टेंट और कैसा सॉल्यूशन आता था, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन आता था जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता था। दूसरा कंडीशन क्या था वहाँ पे, कि अगर आपका डेल्टा भी 0 है और Δ1, Δ2 और Δ3 सब अगर 0 हो जाता था, तभी भी ये किस चीज़ का कंडीशन था, ये भी कंसिस्टेंट होने का कंडीशन था। यानी जो, और इससे जो सॉल्यूशन मिलता था वो कैसा सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां से क्या मिलता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा केस क्या था आपका, देख लीजिए, तीसरा ये था कि अगर डेल्टा 0 हो रहा है और एनी वन ऑफ, कोई भी आपका Δ1, Δ2 और Δ3 में अगर नन 0 होता था तो वहां पर सॉल्यूशन नहीं निकलता था, यानी नो सॉल्यूशन होता था। तो क्या था कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एनी वन ऑफ Δ1, Δ2 एंड Δ3 आर नन 0, यानी कोई भी Δ1, Δ2 और Δ3 में कोई भी एक अगर नन 0 होता था तो यहां पर ये हो जाता था नो सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते थे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अब देखेंगे कि जब मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर क्या कंडीशन होने वाला है। अभी देखिए, x निकालने के लिए आपको हम क्या बताए थे कि A इनवर्स इंटू B। अब A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इंटू जो बी आपका इंटू में है। अब आ जाइए, अब यहीं से हम लोग सारा डिसाइड करेंगे कि कंसिस्टेंट होने का और न होने का क्या कंडीशन है। अब इसी चीज को आप कंपेयर कीजिए यहाँ से, x निकालने के Δ1/Δ, y निकालने के लिए Δ2/Δ और z के लिए Δ3/Δ है। अब यहाँ पर तो कहने का डेल्टा यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में है, नीचे में है,
यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नीचे में है। तो पहला केस होगा आपका, देखिए कि अगर ऐसा होता है कि जो ए है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉन जीरो हो जाता है, यानी ये वाला केस, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे वो क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और यहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, यूनिक आएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो मेरा मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं, सेकेंड, कि अगर अब यहां पर देखिए यहां डेल्टा भी जीरो है नीचे में, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब जीरो है। जब सब जीरो हो जाता है तभी भी उस केस में कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसी चीज को फिर यहां भी आप अप्लाई कीजिए। देखिए यहां पे क्या होना चाहिए कि यहां से अगर कि एडजॉइंट ए और इनटू अगर बी का वैल्यू जीरो हो जाता है एंड जो डिटर्मिनेंट ए है इसका वैल्यू भी जीरो हो जाता है, तो ये इस केस में भी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड कैसा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा, यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आ जाइए तीसरा केस देखते हैं। इसमें क्या है कि डेल्टा अगर जीरो हो जा रहा है एंड एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉन जीरो, यानी ऊपर वाले में, यानी जो आपका x निकालने के लिए जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 है उसमें से कोई अगर एक नॉन जीरो होता है तो उस केस में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहां उसी चीज को फिर यहां भी आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। क्या है देखिए, थर्ड, अभी देखिए इस पे इसका क्या है, इसका वैल्यू अगर जीरो हो जाता है कि इफ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है और ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का वैल्यू अगर नॉन जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए जैसे इसमें लिखे थे वैसे ही लिखते हैं। क्या है कि अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी का वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं आता है एंड आपका जो डिटर्मिनेंट ए है इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, तो यही तो ये थर्ड केस है इसका, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो यहां से ये जो होगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और यहां से जो आपका निकलेगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये तीन कंडीशन था जो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होने का और इनकंसिस्टेंट होने का ये कंडीशन है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या है वो, जस्ट लाइक जो क्रैमर्स रूल है उसी के तरह ये भी है। बस यहाँ पर क्या है, हमको मैट्रिक्स के यूज से हमको इसको सॉल्व करना था। तो मैट्रिक्स में आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स इंटू बी होता है। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब ये डिपेंड करता है इसके ये डिनोमिनेटर पे, है ना। अगर यहाँ पर ये नॉन जीरो है, आपको मालूम है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो नॉट डिफाइंड। तो अगर ऐसा हो जा रहा है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है तो यहाँ से तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। नेक्स्ट, तो ये कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्या है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर अब इसको देखेंगे डिटर्मिनेंट को, अगर वो भी जीरो हो रहा है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। थर्ड क्या था आपका कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और उस दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है, हम लोग मैट्रिक्स के यूज से जो दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीखे इस लेक्चर में। कैसा लगा आज का लेक्चर, होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चंस इसमें कराया गया है। तो अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें ताकि वो भी ये सब चीज़ वो सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।